बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। लास्ट लेक्चर में हमने बायोलॉजी को डिस्कस किया था, इसका इंट्रोडक्शन किया था और लाइफ की करैक्टरिस्टिक को डिस्कस किया था। आज हम बायोलॉजी की ब्रांचेस देखते हैं। एक्चुअली बायोलॉजी जो है ये एक वाइड बेस्ड स्टडी है। इसके अंदर ये है कि इट कवर्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ये लिविंग थिंग्स के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद हर एस्पेक्ट को, हर चीज़ को स्टडी कर रही होती है। पहले लेक्चर में देखा था जो है बायोलॉजिस्ट जो है किसी भी चीज़ को डिस्कस करने के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करने के लिए वो किस किस चीज़ को स्टडी कर रहा होता है। तो वही एस्पेक्ट, वही करैक्टरिस्टिक यहाँ पे वो बता रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी भी करैक्टरिस्टिक्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उसकी जेनेटिक्स, उसकी फिजियोलॉजी, उसकी मॉर्फोलॉजी, उसकी एनाटॉमी, इवन के सारी चीज़ें जो हैं वो उसको उसमें डिस्कस कर रहा होता है। तो इसलिए हम ये कह रहे होते हैं कि जो बायोलॉजी है वो एक वाइड बेस्ड स्टडी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम एंड वॉल्यूम्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है इसके अंदर कोडेड है। तो उन इंफॉर्मेशन को स्टडी करने के लिए, उसको डिस्कस करने के लिए बायोलॉजी को बहुत सारी ब्रांचेस में जो है ना वो डिवाइड किया हुआ है, ताकि हम इसको इजीली जो है वो स्टडी कर सकें। हर एस्पेक्ट को, हर पहलू को, हर चीज़ को हम इसको इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इकोलॉजी। व्हाट इज इकोलॉजी? तो इकोलॉजी डील्स विद इन्वायरमेंटल रिलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। किसी भी ऑर्गेनिज्म का, लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट है चाहे वो कोई एनिमल है, उसका जो है इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशन होता है। तो ये जो चीज़ है, ये रिलेशनशिप जिस चीज़ में हम, जिस ब्रांच में हम डिस्कस करते हैं, उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इकोलॉजी। ठीक है। तो मिसाल के तौर पे एयर जो है वो, एयर का क्या कॉन्टैक्ट है? एयर जो है एनिमल के साथ भी उसका कॉन्टैक्ट होता है, प्लांट के साथ भी उसका कॉन्टैक्ट होता है। तो जो है किसी भी एनिमल का एयर के साथ जो कॉन्टैक्ट है, ये किसकी एग्जांपल होगी? इकोलॉजी की। इसी तरह बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। वाटर हो गया, उसके साथ लाइट हो गई, टेम्परेचर हो गया। मिसाल के तौर में मैं आपको एग्जांपल दूं, एयर जो है ये एक प्लांट के अंदर एक टर्म है, प्रोसेस है जिसको हम ट्रांसपैरेशन कह रहे होते हैं। तो ट्रांसपैरेशन जो है वो एयर से कैसे जो है ना वो डिपेंड, वो असरअंदाज हो रही होती है। जब एयर ज़्यादा होगी, उसकी स्पीड ज़्यादा होगी तो ट्रांसपैरेशन इंक्रीज हो जाएगी। जब एयर की स्पीड लो होगी तो ट्रांसपैरेशन का रेट जो है वो लो होगा। तो इसीलिए हम ये जो है ना इसका रिलेशनशिप लिविंग ऑर्गेनिज्म का नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ जब रिलेशन देखते हैं तो वो कौन सी ब्रांच होगी? वो होगी इकोलॉजी। तो नेक्स्ट है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी डील्स विद डेवलपमेंट ऑफ लिविंग एंटिटीज। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जब डेवलपमेंट हो रही होती है, उसके ऑर्गन्स बन रहे होते हैं, उसके टिश्यूज बन रहे होते हैं, उसका स्टेप बाय स्टेप जो है डेवलपमेंट हो रही होती है, जब वो बन रहा होता है तो उस टाइम जो उसकी हम स्टडी कर रहे होते हैं कि वो कैसे बनता है, किस टाइम में बनता है, कितना टाइम लेता है, कौन कौन से स्टेप्स से बन रहा होता है, तो उस ब्रांच को हम क्या कह रहे होते हैं? एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है। मिसाल के तौर पे एम्फीबियंस, हम किस चीज़ की एग्जांपल ले रहे हैं? एम्फीबियंस, फ्रॉग जिसमें आता है। तो ये फ्रॉग की जब डेवलपमेंट हो रही होती है, तो डेवलपमेंट को जब हम स्टडी कर रहे होते हैं तो वो ब्रांच कौन सी होगी? एम्ब्रियोलॉजी। इसके बाद है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी डील्स विद फंक्शंस प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देख लें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है इसके अंदर फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हो, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन फंक्शन कर रहे होते हैं। ठीक है। तो ये किसी भी ऑर्गन का फंक्शन डिस्कस करने के लिए जो हम ब्रांच सिलेक्ट करते हैं, जिस ब्रांच में हम ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गन का फंक्शन डिस्कस कर रहे होते हैं, वो कौन सी ब्रांच होगी? फिजियोलॉजी। मिसाल के तौर पे हार्ट, स्टडी ऑफ हार्ट इज इन डिस्कस्ड इन फिजियोलॉजी। स्टडी ऑफ हार्ट जो है वो फिजियोलॉजी में आएगी। इसके बाद है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फो मीन जनरल एक्सटर्नल फीचर्स। अब देखें कि इट डील्स विद एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स एंड फॉर्म्स,
किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स होंगे, एक्सटर्नल फीचर्स होंगे, उसकी ज़ाहिरी शक्ल और सूरत होगी, उसकी ज़ाहिरी सिमेट्री होगी, उसको जब हम स्टडी करेंगे तो किस में स्टडी करेंगे? मॉर्फोलॉजी में। तो मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ह्यूमन मॉर्फोलॉजी की। आप देख रहे हैं कि जब हम ह्यूमन मॉर्फोलॉजी, ह्यूमन की फिजियोलॉजी, फिजिकल स्टेट देखते हैं, स्टडी करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं कि इसके 2 हैंड्स हैं, 2 लेग्स हैं और उसकी बॉडी कैसे है, बाइलेटरल बॉडी है, रेडियल बॉडी है, उसकी सिमेट्री कैसी है। तो ये जो सारा कुछ हम स्टडी कर रहे होते हैं वो मॉर्फोलॉजी में कर रहे होते हैं। इसके बाद है पैलियोंटोलॉजी। इट डील्स विद फॉसिल रिकॉर्ड ऑफ ऑर्गेनिज्म। फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स जो हैं ये लिविंग ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मिलियन ऑफ ईयर्स पहले जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुके थे, उनका जो रिमेनिंग पार्ट होता है, बोन्स वगैरह होती हैं जो ज़मीन में मदफन हुई पड़ी होती हैं, उनको हम क्या कह रहे होते हैं? फॉसिल्स कह रहे होते हैं। ये एनिमल्स का भी हो सकता है और प्लांट्स की भी हो सकती हैं। तो इनकी जो स्टडी होगी वो किसके ज़िम्मे में आएगी? पैलियोंटोलॉजी। तो फॉर एग्जांपल डायनासोर, जब हम एवोल्यूशन ऑफ बर्ड्स देख रहे होते हैं तो हम ज़रूर डायनासोर की स्टडी करते हैं। तो डायनासोर हमारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, वो फॉसिल रिकॉर्ड में ही आते हैं। इसके बाद है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी डील्स विद स्टडी ऑफ टिश्यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी टिश्यूज़ हैं उनको जब हम स्टडी कर रहे होते हैं तो वो किस में आएगा? हिस्टोलॉजी। मिसाल के तौर पे नर्वस टिश्यू और प्लांट टिश्यूज़। एनिमल्स के अंदर बहुत सारे मसल टिश्यूज़ हो गए, नर्वस टिश्यूज़ हो गए, बहुत सारे टिश्यूज़ हैं। और इसके बाद प्लांट टिश्यूज़ हैं, कॉम्प्लेक्स सिंपल टिश्यूज़। तो इनकी स्टडी हम किस में कर रहे होते हैं? हिस्टोलॉजी। इसके बाद है हमारे पास एवोल्यूशन। एवोल्यूशन डील्स विद एंसेस्ट्रल हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म की एंसेस्ट्रल हिस्ट्री जब हम डिस्कस करते हैं, उनका बावजदाद देखते हैं, उनका शजरा नसब देख रहे होते हैं, तो वो कौन सी ब्रांच में हम देख रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं? वो एवोल्यूशन में डिस्कस कर रहे होते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे इवॉल्व हुआ है, किस एज में, किस टाइम में इवॉल्व हुआ है, उस टाइम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कौन से थे, इन्वायरमेंट कौन सा था। तो ये सारी चीज़ जो है वो हम एवोल्यूशन में डिस्कस करते हैं। मिसाल के तौर पे एवोल्यूशन ऑफ बर्ड्स, कि बर्ड्स जो है ये कौन से ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुए, इसका ओरिजिन क्या है, ये किस टाइम में इवॉल्व हुए थे, इसका प्रोसेस क्या है, ये सारी डिस्कशन जो है वो एवोल्यूशन में आएगी। इसके बाद है जेनेटिक्स। इट डील्स विद हेरिडिटरी मटेरियल इन ऑर्गेनिज्म। विरासत को जब हम डिस्कस करते हैं, हेरिडिटी को डिस्कस करते हैं, तो ये जेनेटिक्स में आता है। मिसाल के तौर पे कोई ट्रेट है, कोई खसूसियात, कोई करैक्टरिस्टिक है, तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे ट्रांसमिट होती है, कैसे शिफ्ट हो रही होती है। मिसाल के तौर पे बॉडी कलर है और ये हाइट है, पी हाइट। तो ये किसी भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी कलर हो, पी प्लांट आपने देखा होगा, स्टडी किया होगा, सुना होगा, पी हाइट। तो इसकी हाइट देखते हैं इस प्लांट की। तो ये सारी करैक्टरिस्टिक्स जब हम डिस्कस करते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब ये ट्रांसमिट हो रही है, तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? जेनेटिक्स में आती हैं। इसके बाद है ज़ूलॉजी। ज़ू मीन एनिमल्स, ज्योग्राफी, जियो मीन जो है ना सॉइल, ज़मीन आप कह सकते हैं, और ग्राफी मीन ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना किसी चीज़ को। तो ज़ूलॉजी मीन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग एनिमल्स हम कहेंगे, ठीक है ना। तो किसी भी जगह पे दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? ज़ूलॉजी कहते हैं। मिसाल के तौर पे कैंगरू है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें पूरी वर्ल्ड के अंदर, तो ये वर्ल्ड में तो नहीं है, पूरी वर्ल्ड में ये नहीं पाया जाता, बहुत ही रेयर केसेस हैं। लेकिन ये एंडेमिक आप कह सकते हैं, एंडेमिक कहते हैं ऐसी स्पीशीज़ जो किसी एक ही एरिया में मौजूद है, उसको हम एंडेमिक स्पीशीज़ कहते हैं। तो ये कैंगरू जो है सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही लिमिटेड है, वहाँ पे ही मौजूद है। इसके बाद हम देखते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी
is a branch of biology which deals with the structure of organism. organism का स्ट्रक्चर देखते हैं, इसमें सेल्स का स्ट्रक्चर देखते हैं और सेल्स के अंदर मौजूद ऑर्गेनेलीज को हम मॉलिक्यूलर लेवल तक डिस्कस कर रहे होते हैं। आपको पता है कि जो है ना एक सेल के अंदर मौजूद ऑर्गेनेलीज होती हैं, सेल जो है ना ऑर्गेनेलीज से मिलकर बना होता है और ऑर्गेनेलीज मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती हैं। तो मिसाल के तौर पे डीएनए है, तो डीएनए को जब हम डिस्कस कर रहे होंगे तो वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आएगा। इसके बाद है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल नाम से ज़ाहिर है कि ये ऐसी ब्रांच होगी बायोलॉजी की जो इन्वायरमेंट के साथ इसका कोई रिलेशन होगा। तो ये देखते हैं स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू इन्वायरमेंट। हम जब ऑर्गेनिज्म की लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे होते हैं, साथ ही हम इन्वायरमेंट का रिलेशन इसका बना रहे होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, एनवायरमेंटल बायोलॉजी। देख लें कि दिस इंक्लूड इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड ये ऑर्गेनिजम्स और उनके इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद, ये देख लें कि दिस इंक्लूड्स इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट। ऑर्गेनिज्म का जो ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट होगा और इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट होगा, उसके साथ जो ऑर्गेनिज्म का रिलेशनशिप होगा उसको हम किस में डिस्कस कर रहे होते हैं, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में डिस्कस कर रहे होते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ के साथ जो रिलेट कर रहे हूँ, मिसाल के तौर पे ह्यूमन के साथ ह्यूमन और टेम्परेचर का क्या ताल्लुक है, ह्यूमन और एयर का क्या रिलेशन है, वाटर का क्या रिलेशन है, ह्यूमन जो है इन्वायरमेंट के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर रहा है, ह्यूमन इम्पैक्ट्स क्या है इन्वायरमेंट के ऊपर, क्या ह्यूमन इम्पैक्ट्स नेगेटिव आ रहे हैं या पॉजिटिव आ रहे हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से क्या इन्वायरमेंट के अंदर पॉल्यूशन काज हो रही है। ये सारी जो स्टडी हम किस में डिस्कस कर रहे होते हैं, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। मिसाल के तौर पे हम डिस्कस करते हैं एयर पॉल्यूशन, तो एयर पॉल्यूशन में एयर पॉल्यूशन के काजेज़ देखते हैं, उनमें अगर ह्यूमन एक्टिविटीज़ हों तो उसको हम किस में स्टडी कर रहे होंगे, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में। इसके बाद है जी माइक्रोबायोलॉजी। दिस इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच इंक्लूड बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, माइक्रोस्कोपिक एल्गी एंड फंजाई। Micro mean smallest particle which cannot seen with naked eyes। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें आम आँख से नज़र नहीं आते, इसलिए हमें माइक्रोस्कोपिक स्टडी करनी पड़ती है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को हम क्या कह रहे होते हैं, माइक्रो बायोलॉजी। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमने देखा बैक्टीरिया जो है ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वायरसेस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, प्रोटोजोआ, माइक्रोस्कोपिक एल्गी और फंजाई। ऐसी एल्गी जो माइक्रोस्कोपिक हो, जो माइक्रोस्कोप से देखी जाए। कुछ एल्गी और फंजाई ऐसी भी हैं जो हमें आम आँख से नज़र आ जाती है, जिनका साइज़ ज़्यादा होता है, वो इसमें नहीं आएंगी, बल्कि माइक्रोस्कोपिक साइज़ जिसका वो इसमें आएंगे। नीचे दिया गया एक वायरस है जिसमें ये इसको कोरोना वायरस समझ लें आप, इसकी डायग्राम उससे मिलती जुलती है, तो इसकी स्टडी हम माइक्रोबायोलॉजी में ही कर रहे होते हैं। इसके बाद है जी फ्रेश वाटर बायोलॉजी। दिस इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन फ्रेश वाटर बॉडीज़। ऐसे ऑर्गेनिजम्स की स्टडी हम इस ब्रांच में ऐसे ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं जो फ्रेश वाटर बॉडीज़ में रहते हों। अब सवाल ये पैदा होता है कि फ्रेश वाटर बॉडीज़ कौन सी होती हैं। फ्रेश वाटर बॉडीज़ ऐसी वाटर बॉडीज़ होती हैं जिनके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है। साल्ट की कंसंट्रेशन तकरीबन 1000 ppt से कम होगी, या 1000 ppt होगी या उससे कम होगी, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रेश वाटर बायोलॉजी या फ्रेश वाटर बॉडीज़। तो इसमें रिवर्स आते हैं, लेक्स आते हैं, रिवर्स ये दरिया वगैरह, लेक्स जो आपको, अच्छा, एंड फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर्स ऑफ दीज वाटर बॉडीज। इसमें फिजिकल पैरामीटर्स भी हम उस जो है इसी ब्रांच में डिस्कस कर रहे होते हैं, केमिकल पैरामीटर्स भी इसी ब्रांच में डिस्कस कर रहे होते हैं। फिजिकल पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं किसी भी वाटर बॉडीज़ के,
कि उसकी जो है विड्थ लेंथ कितनी है, उसके अंदर कितना पानी है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें और पाई जाती हैं रिवर्स, लेक्स और फ्रेश वाटर बॉडीज के अंदर, इसको हम कहते हैं फिजिकल पैरामीटर्स। और केमिकल पैरामीटर्स में कौन सी चीज़ आ सकती हैं कि उसके अंदर कौन कौन से केमिकल्स मौजूद हैं, उसके अंदर कितनी कंसनट्रेशन में मौजूद हैं वो केमिकल, उसके अंदर कौन कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें केमिकल पैरामीटर्स में आते हैं। मिसाल के तौर पे फ्रेश वाटर एनिमल एक है फ़िश, फ़िश जो है ना वो फ्रेश वाटर में भी आ जाती हैं। इसके बाद है मैरीन बायोलॉजी। मैरीन बायोलॉजी ऐसी ब्रांच है जिसमें हम उन ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर रहे होते हैं जो मैरीन इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं, मैरीन वाटर में। दिस इज द स्टडी ऑफ लाइफ इन सीज एंड ओशियंस। अब ये सीज और ओशियंस जो है ये फ्रेश वाटर बायोलॉजी, फ्रेश वाटर बॉडीज़ नहीं है बल्कि मैरीन वाटर बॉडीज़ हैं। इनके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। हम ये कह सकते हैं कि इनके अंदर साल्ट कंसंट्रेशन होती है 300 टू 3550। तो इनके अंदर ये साल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से हम इनको मैरीन वाटर कहते हैं। दिस इंक्लूड द स्टडी ऑफ मैरीन लाइफ एंड मैरीन लाइफ को स्टडी कर रहे होते हैं। उनके अंदर फिजिकल, मैंने पहले भी बता चुका हूँ फिजिकल पैरामीटर कौन से होते हैं, केमिकल करैक्टरिस्टिक ये पैरामीटर को डिस्कस कर रहे होते हैं। ऑफ द सी एक्टिंग एज फैक्टर्स ऑफ मैरीन लाइफ, ये फिजिकल केमिकल जो करैक्टरिस्टिक्स हैं जो कि सी पे या ओशन पे इफेक्ट कर रही होती हैं, उस पर असरअंदाज हो रही होती हैं, तो उनको जो सारी स्टडी होगी वो मैरीन बायोलॉजी में हम डिस्कस करेंगे। ये मैरीन बायोलॉजी में स्टार फिश एग्जाम्पल दी हुई है आपके सामने। स्टार फिश जो है ये हमारी मैरीन बायोलॉजी, ये सीज या ओशियंस के बॉटम में रहती है। तो अगर हम इसको डिस्कस करेंगे तो साफ जाहिर है कि हम मैरीन बायोलॉजी को डिस्कस कर रहे होते हैं। इसके अंदर पैरासाइटोलॉजी, इसके बाद दिस इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट। पैरासाइट की स्टडी जो है वो हम पैरासाइटोलॉजी में कर रहे होते हैं। अब पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म है जो किसी होस्ट की बॉडी में रहते हों, ठीक है, होस्ट की बॉडी में रहें, उसके सारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करें। कंट्रोल करने का मतलब ये है कि उसके सारी प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हों और उनके अंदर डिजीज़ काज कर रहे हों, तो उनको हम क्या कहते हैं? पैरासाइट्स कहते हैं। ये बॉडी के अंदर भी रह सकते हैं और बॉडी के बाहर भी रह सकते हैं। ऐसे पैरासाइट्स जो बॉडी के अंदर लिव कर रहे हों, रह रहे हों, उनको हम कहते हैं एंडोपैरासाइट्स। और जो बॉडी के बाहर रह रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं? एक्टोपैरासाइट्स। इनका हम स्ट्रक्चर भी इसी ब्रांच में डिस्कस करते हैं। इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन के कैसे एक ऑर्गेनिज्म से दूसरी ऑर्गेनिज्म में ये ट्रांसमिट होते हैं। उनकी लाइफ हिस्ट्रीज देखते हैं कि उनका लाइफ स्पैन क्या है, उनका लाइफ साइकिल क्या है, ठीक है। और होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप, मैंने अभी बताया है कि वो होस्ट में रहते हैं, तो होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप का मतलब ये है कि उनके अंदर कौन कौन से डिजीजेस काज कर रहे होते हैं, उनका रिलेशन आपस में क्या होता है। तो ये पैरासाइटोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं। मिसाल के तौर पे स्किन माइट्स होती हैं और हुकवर्म्स। हुकवर्म्स जो हैं ये बेसिकली एंडोपैरासाइट्स हैं और स्किन माइट्स जो है ये एक्टोपैरासाइट्स हैं। इसके बाद है जी ह्यूमन बायोलॉजी। ये ह्यूमन के रिलेटेड ही है, जैसे ये इस ब्रांच का नेम है, ये नाम से जाहिर हो रही है कि ये ह्यूमन के रिलेटेड ही है। ऐसी बायोलॉजी जो ह्यूमन को डिस्कस करती हो, इंसान को डिस्कस करती हो। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैन, ठीक है। अधिकते हैं दिस इंक्लूड्स फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या होगा? मॉर्फोलॉजी, ठीक है। फंक्शन, फिजियोलॉजी। इसके अंदर हम ह्यूमन की फॉर्म देखते हैं, उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके अंदर मौजूद ऑर्गन सिस्टम का फंक्शन देखते हैं, उसकी हिस्टोलॉजी देखते हैं, उसकी टिश्यू स्ट्रक्चर देखते हैं, उसकी एनाटॉमी कहते हैं इंटरनल मॉर्फोलॉजी, ठीक है। इंटरनल मॉर्फोलॉजी का मतलब इंटरनल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। किसी भी बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं जी एनाटॉमी। इसके बाद मॉर्फोलॉजी, फॉर्म एंड फंक्शन, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। एवोल्यूशन, उसको एवोल्यूशन डिस्कस करते हैं कि ह्यूमन एवोल्यूशन क्या है, ह्यूमन कहाँ से इवॉल्व हुआ है, इसकी जेनेटिक्स, ठीक है।
इसकी सेल बायोलॉजी, ठीक हो गया, सेलुलर हम इसकी स्टडी करते हैं। इकोलॉजिकल स्टडीज़, इकोलॉजिकल स्टडी के इसके साथ, इसका जो इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है, तो सारी जितनी भी एस्पेक्ट्स हैं, जितने भी पहलू हैं, उसको हम सबको ह्यूमन के अंदर जब हम डिस्कस करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमन बायोलॉजी। अच्छा जी, इसके बाद है सोशल बायोलॉजी। सोशल मीन होता है सोसाइटी के अंदर, मुआशरे के अंदर, मुआशरती बायोलॉजी इसको हम कह सकते हैं। तो मुआशरे के अंदर इंसान का क्या ताल्लुक़ होता है, क्या बिहेवियर होता है, कौन से हैबिट्स होती हैं, कौन कौन से रिलेशनशिप होते हैं, तो ये सारी स्टडी हम किस में कर रहे होते हैं, सोशल बायोलॉजी में। दिस इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर एंड कम्युनल लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। कम्युनल लाइफ का मतलब होता है कि सारे ह्यूमन बीइंग्स जो है ना, कम्युनली तौर पे जो है ना, वो क्या, उसका बिहेवियर क्या होता है, उसकी लाइफ कैसे हो रही होती है, उसका रहन सहन, उसका दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ, दूसरी नॉन लिविंग चीज़ों के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये सारी स्टडी हम किस में कर रहे होते हैं, सोशल बायोलॉजी में। क्योंकि इंसान को हम कहते हैं दिस इज़ द सोशल एनिमल। सोशल एनिमल इसीलिए कहते हैं कि ये सोसाइटी से सीखता है, सोसाइटी बना के रहता है, तो इसलिए। सो नेक्स्ट चलते हैं। दिस नेक्स्ट इज एंड लास्ट वन इज बायोटेक्नोलॉजी। आपने टेक्नोलॉजी का नाम तो सुना होगा। टेक्नोलॉजी हम ऐसी ब्रांच को कह रहे होते हैं, साइंस की ब्रांच को, कि किसी टेक्निकल काम जिसमें कर रहा हो, हम कर रहे होंगे, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी, बायो के अंदर कौन सा टेक्निकल काम है, तो ऐसी ब्रांच जिसमें यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके, उनके सिस्टम्स को इस्तेमाल करके, या उनके अंदर मौजूद जो प्रोसेसेस हैं, मैकेनिज़म्स हैं, उनको इस्तेमाल करके हम बहुत सारी हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। ये देखें, इट डील्स विद द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सिस्टम्स और प्रोसेसेस इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्रीज़। हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर या सर्विस इंडस्ट्रीज़ के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को या सिस्टम को, उनके प्रोसेसेस को यूज़ करके इंसान के लिए ही या लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ही मुफीद प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। मिसाल के तौर पे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बियर, वाइन, वॉशिंग एजेंट्स। एक और चीज़ है जिसको हम इंसुलिन कहते हैं। ये जो है, ये बैक्टीरिया को यूज़ करके जो है ना, लेबोरेटरीज़ के अंदर इस इंसुलिन को बनाया जाता है। तो इसकी स्टडी भी किस में आएगी जी, बायोटेक्नोलॉजी में। ओके स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर जी। आपने ये हमारा चैनल जो है लाइक करना है और अपने दोस्तों से, फेलो से इसको शेयर भी लाजमी करना है। और अपने इस लेक्चर के दौरान अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप वहाँ पे कोई ना कोई क्वेश्चन जो है ना वो पूछ सकते। इसके बाद सब्सक्राइब करना है आपने लाजमी।